तो दरअसल हम, अगर आपको याद हो कि हम क्या पढ़ रहे थे, तो दरअसल ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10, और चैप्टर 10 का जो है नाम है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया। और इस किंगडम एनिमेलिया में जो हम पढ़ रहे हैं वो है फाइलम, और फाइलम का नाम है निडेरिया। कल इसके ऊपर हमने बात की थी कि इसका नाम निडेरिया क्यों रखा गया। तो स्टूडेंट से पूछा गया कि भाई इसका नाम निडेरिया क्यों रखा गया। उसने कहा जी अफसोस है, जिसने रखा था वो अब जिंदा नहीं, वरना उससे पूछ के बता देते। तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, अब वो पहले से ही बताकर चले गए हैं कि उसने ये नाम क्यों रखा था। तो निडेरियंस के बारे में हमने ये बात पढ़ी कि उसका नाम निडेरिया इसलिए रखा गया है कि इसमें स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिनको नीडोसाइट्स कहते हैं। वो स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, इसमें स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, और उन स्पेशल स्ट्रक्चर को हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं। और ये जो नेमेटोसिस्ट होते हैं ये स्टिंगिंग स्टिंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो स्टिंग करते हैं, इन्हें डंग मारते हैं, और इस तरीके से किसको, अपने प्रे को। तो इस वजह से नीडोसाइट सेल्स की वजह से उनको निडेरियंस कहते हैं। और सेकंड बात ये थी कि उनका नाम सीलेंट्रेटा क्यों कहते हैं उन्हें, इसलिए कि जो उनकी बॉडी कैविटी होती है वो उनका गट भी होती है। तो जो गट के तौर पर बॉडी कैविटी एक्ट करती है उसको सीलेंट्रॉन कहते हैं, और सीलेंट्रॉन वाले एनिमल को हम सीलेंट्रेट्स कहते हैं। ये दरअसल मल्टी सेल्यूलर हैं, इक्वेटिक यानी पानी में रहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब इनमें 2 सेल की लेयर होती हैं, और ये इनवर्टिब्रेट एनिमल है। इनमें जो सबसे पहला हमने पॉइंट पढ़ा वो था इनका नॉमेनक्लेचर, कि इनका नाम निडेरियंस क्यों रखा गया, नीडोसाइट्स की वजह से। सीलेंट्रेट्स क्यों रखा गया, सीलेंट्रॉन की वजह से। जो इनकी बॉडी कैविटी है वो सीलेंट्रॉन है। अब हम दरअसल पढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक स्टेटस के मुताबिक, कि स्टेटस ये है कि ये दरअसल इंक्लूड किए गए हैं किंगडम एनिमेलिया में, इसलिए कि ये एनिमल हैं, और इनको सब किंगडम यूमेटाजोआ में रखा गया। यूमेटाजोआ ऐसे एनिमल होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इनके सेल्स अरेंज्ड होते हैं लेयर्स में। और ओरिजिन के लिहाज से कहते हैं कि 3 एवोल्यूशनरी लाइंस हैं, उनमें से किसी एक से निडेरियंस डेवलप हुए हैं। ये 3 एवोल्यूशनरी लाइंस कौन सी हैं? एक एवोल्यूशनरी लाइन है जिससे ए ब्लास्टिक एनिमल पैदा हुए, दूसरी वो है जिससे डिप्लोब्लास्टिक पैदा हुए, और तीसरी वो है जिससे ट्रिप्लोब्लास्टिक पैदा हुआ। असल में डिप्लोब्लास्टिक उसे कहते हैं जिसमें 2 सेल की लेयर होती हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक उसे कहते हैं जिसमें 3 सेल की लेयर होती हैं। जो 2 सेल की लेयर हैं उनके नाम एक्टोडर्म और एंडोडर्म हैं, और जो 3 सेल लेयर्स के नाम हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो दरअसल कहते हैं कि 3 एवोल्यूशनरी लाइन्स हैं, 3 एवोल्यूशनरी लाइन्स हैं, जिन जो कि प्रोटोक्टस से सारे ऑर्गेनिज्म बने हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल हैं, उनके जो एंसेस्टर हैं वो प्रोटोक्टस हैं। तो दरअसल कहते हैं कि वो इसमें ए ब्लास्टिक कहते हैं, ए विदाउट को कहते हैं, और ब्लास्ट सेल को कहते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहे थे तो एक स्टूडेंट से मैंने सवाल पूछा, ये बताएं ब्लास्ट किसे कहते हैं। अगर हम ए ब्लास्टिक या डिप्लो ब्लास्टिक या ट्रिप्लो ब्लास्टिक की टर्म तो आपने सुनी होगी, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लास्ट किसे कहते हैं, उसने कहा ब्लास्ट धमाके को कहते हैं, जैसे बम ब्लास्ट, बम का धमाका। तो ये जो ब्लास्ट है वो इंग्लिश का लफ्ज नहीं है, इस ब्लास्ट का मतलब सेल होता है। डिप्लो ब्लास्ट का मतलब है 2 सेल की लेयर, और ट्रिप्लो ब्लास्ट का मतलब होता है 3 सेल की लेयर्स। और ए ब्लास्ट का मतलब है विदाउट सेल लेयर्स। सेल्स तो होते हैं लेकिन सेल्स की लेयर्स नहीं होती, लेयर यानी तहें नहीं होती। तो यहाँ पे अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि इस फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मजीद क्या हैं, तो अगर वो हम पढ़ लें तो हमें ज़्यादा सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन ये ज़रूर होगा कि ये चीज़ें हमें आ जाएंगी। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कहलाते हैं डायग्नोस्टिक फीचर। कभी कभी एग्जाम में आता है शॉर्ट क्वेश्चन, और वो शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी इसके सिर्फ 2 नंबर होते हैं। सही या नहीं? तो जैसे मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि 2 नंबर के क्वेश्चंस कौन से होते हैं, तो उसने कहा सर जो सही नहीं होता उसको 2 नंबर ही कहते हैं। तो ये वो वाले 2 नंबर नहीं है, इनके मार्क्स 2 होते हैं, इसलिए हम इनको 2 नंबर के क्वेश्चंस कहते हैं। कभी कभी आता है गिव द डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ निडेरियंस। तो डायग्नोस्टिक फीचर से मुराद है कि वो फीचर्स या वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिर्फ इसी में मौजूद हैं और किसी फाइलम में नहीं होती, तो वो कहलाती है डायग्नोस्टिक, जिसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं।
जैसे आपको पता है बहुत सारी लेबोरेटरी होती है, इसमें लिखा होता है डायग्नोस्टिक सेंटर, इसमें डायग्नोसिस या हम से मालूम करते हैं बीमारियों के मुतालिक, इसलिए भी उसे हम डायग्नोस्टिक कहते हैं, यानी वो जिससे हम इसे पहचान सकते हैं उन्हें भी हम डायग्नोस्टिक फीचर्स कहते हैं। तो डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन ये डिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी इनमें सेल की 2 लेयर्स हैं। दूसरी बात ये कि इनमें न्यूरोसाइट्स हैं और किसी में न्यूरोसाइट नहीं है, और इसके अंदर 2 किस्म की फॉर्म होती हैं, एक को हम पॉलिप और दूसरे को हम मेड्यूसा कहते हैं। कौन-सा? मेड्यूसा। और चौथी बात ये कि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जो सिर्फ़ इस फ़ाइलम के मेंबर्स में और किसी में पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है। इस तरीके से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, यानी जनरेशन चेंज भी होती रहती है, और इनका लार्वा प्लेन्यूला होता है। प्लेन्यूला सिर्फ़ इस फ़ाइलम का लार्वा है और किसी फ़ाइलम में नहीं होता। तो यही वो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स हैं, जो बाकी जगह हमें नहीं मिलते। जो क्या नहीं होते? जो हमें बाकी जगह नहीं मिलते, उन्हीं को हम डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, डायग्नोस्टिक फीचर्स कहते हैं। डायग्नोस्टिक कैरेक्टर या डायग्नोस्टिक फीचर क्या होते हैं? व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन अदर फाइलम, यानी जो दूसरे फाइलम में मौजूद ना हों, उन्हें हम कहते हैं डायग्नोस्टिक। अगर वो दूसरे फाइलम में भी मौजूद होते हैं, तो फिर हम उसको डायग्नोस्टिक नहीं, फिर हमको जर्नल फीचर्स कहते हैं। कौन से फीचर्स? जर्नल फीचर, यानी आम फीचर्स जो दूसरे फाइलम में भी मौजूद होते हैं। तो ये डायग्नोस्टिक के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में जो है कभी-कभी क्या होता है, क्वेश्चन आता है डायग्नोस्टिक फीचर, शॉर्ट क्वेश्चन होता है। शायद आपको पता है कि आज मैंने जो है वो भी शेयर किया है अपने ग्रुप में कि कौन-कौन से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। एमसीक्यू किस चैप्टर से कितने, लॉन्ग किस चैप्टर से कितने और शॉर्ट किस चैप्टर से कितने आएँगे। अगर आप जो हैं वो सारे देख लें, उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं है कि आपको सवाब मिलेगा, बल्कि उससे ये होगा कि वो आपको आ जाएँगे। और अगर आप नहीं देख फिर ये पाएँगे, आपने पहले भी भेजा था? ये मैंने पहले भी भेजा था, लेकिन कल की जो हमारी क्लास थी, उसमें लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ वो दोबारा से रीशेयर कर दें, इसलिए कि हमें नहीं पता। मैंने क्या कहा? इसलिए कि हमें नहीं पता, और वो लोग थे जो आज मौजूद नहीं हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि आज वो नहीं हैं, तो फिर क्या होगा? वो बाद में ये कहेंगे, ओह! सर प्लीज़ दोबारा शेयर कर दें। इस तरीके से फिर ऐसे ही होगा कि हम यही करते रहेंगे, ये चीज़ को शेयर ही करते रहें। सही है नहीं? सही। वैसे ग्रुप जो हैं वो हमने इसलिए बनाए हैं, अगर आपको पता हो, कि हमने जो स्पेशली ये ग्रुप डिज़ाइन किए थे, उसका मकसद ये था कि बजाय ये कि टीचर ही हर चीज़ करें, बहुत सारे स्टूडेंट भी आपस में एक-दूसरे की हेल्प, अगर कोई चीज़ वो चाहें तो बता सकते हैं। जैसे अगर कोई बात पूछें कि भई फॉर्म कब जमा हो रहे हैं, या ये क्या हो रहा है, ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, खोलेंगे या नहीं, क्लासेस होंगी या नहीं होंगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर किसी एक स्टूडेंट को मिल जाए, तो उससे भी बाकी लोगों को शेयर कर देनी चाहिए। उससे क्या होता है, उससे जो है सिर्फ़ सवाब नहीं मिलता, बाकी बाकी लोगों को फ़ायदा हो जाता है। हम्म, सही बात है या नहीं? सही से। इस तरीके से दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए कि जितनी आप मैक्सिमम हेल्प कर सकें किसी की। जी। देखिए, इसलिए कहते हैं कि अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो कोई आपकी हेल्प करेगा। हम्म। इसीलिए उर्दू में कहते हैं कर भला हो भला, अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। ये जो कल एक दरअसल लड़का इस पूछ ही जा रहा था कि फॉर्म के हवाले से कि कब मिलेंगे, क्या हाल है। तो मैंने कहा कि अगर आपने कंफर्म करके बताओ। मैंने कहा अगर कंफर्म करना है तो आप कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर को फोन करके पूछ लें। मशवरा तो आपने अच्छा दिया था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आज जो हम फ़ाइलम पढ़ रहे हैं वो है निडेरिया, और उसके जो निवेदिया। डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसकी कितनी स्पीशीज़ हैं, तो इसकी 9000 स्पीशीज़ हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ाइलम तो नहीं है, लेकिन जैसे देखिए ये जो बोल्ड में मैंने लिखे हैं, यही चीज़ें बुक में बोल्ड में लिखी हैं कि इसके लार्वे का नाम प्लेन्यूला होता है, इसमें 2 फ़ॉर्म्स होती हैं, पॉलिप और मेड्यूसा, और इसी तरीके इसमें अल्टरनेशन यानी चेंज ऑफ जनरेशन होता रहता है, पॉलीमॉर्फिज़्म होती है, यानी एक एनिमल की बहुत सारी फ़ॉर्म्स भी होती हैं। इसमें न्यूरोसाइट्स होते हैं, ये रिप्लोब्लास्टिक हैं, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़्म हैं, ये हैं इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो दूसरे फ़ाइलम में मौजूद नहीं होती। अब हम दरअसल कहते हैं इनकी तफ़सीलात पढ़ते हैं ताकि हमें ये सारी चीज़ें आ जाएँ। तो दरअसल सबसे पहले है जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी इसमें हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे जो इसकी डायग्नोस्टिक फीचर भी हैं और जर्नल भी हैं, यानी दूसरे कॉलम्स में भी ऐसे होते हैं।
इसमें सबसे पहला जो है पॉइंट है वो है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है प्लेस ऑफ लिविंग, कि ये कहाँ पर रहते हैं। तो सारी बात अपने घर में रहते होंगे, तो ये घर में नहीं रहते, ये एक्वेटिक एनिमल है, सारे के सारे पानी में रहते हैं। एक्वेटिक का मतलब होता है एक्वा, पानी को कहते हैं। मोस्टली मेरीन, ज्यादातर मेरीन होते हैं, और ऐसे एनिमल जो ज्यादातर मेरीन हो उनके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, प्रीडोमिनेंटली मेरीन। तो अगर आप देखें, अगर 10 ईयर्स पेपर्स आपके पास हों तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई निडेरियंस आर टर्म्ड एज प्रीडोमिनेंटली मेरीन, व्हाई निडेरियंस आर नोन एज प्रीडोमिनेंटली मेरीन। इनको हम प्रीडोमिनेंटली मेरीन इसलिए कहते हैं कि इनकी मेजॉरिटी जो है वो समंदर में होती है, अलावा एक के जो फ्रेश वाटर में होता है, उसका नाम हाइड्रा है। यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि सिर्फ हाइड्रा ऐसा है जो फ्रेश वाटर में रहता है, उसके अलावा बाकी जितने भी मेंबर्स हैं वो सब के सब समंदर में रहते हैं, यानी जेलीफिश भी उसमें है। तो पहली बात ये कि कहाँ पर रहते हैं, तो ये घर में नहीं रहते, ये पानी में रहते हैं। मेजॉरिटी इनकी समंदर में रहती है, मेजॉरिटी इनकी समंदर में रहती है। और कुछ जो हैं जैसे जैसे हाइड्रा है वो फ्रेश वाटर में रहता है। क्या आप ये स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है? जी जी सर। तो दरअसल कहते हैं दूसरी बात यह है कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं। डिप्लो, डाई का मतलब होता है टू, ब्लास्ट का मतलब सेल। इसमें सेल की दो लेयर होती हैं, सेल्स की दो लेयर्स। एक आउटर लेयर ऑफ सेल होती है जो बाहर होती है, इसको एक्टोडर्म कहते हैं। एक इनर लेयर ऑफ सेल होती है, इसको एंडोडर्म कहते हैं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, और एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड। डर्म का मतलब सेल लेयर होती है। और इसी वजह से शायद आपको पता हो कि डर्म स्किन को भी कहते हैं। इस वजह से जो डॉक्टर स्किन के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। डर्म का मतलब होता है लेयर या स्किन। इनर जी लेयर ऑफ सेल होती है उसको एंडोडर्म कहते हैं, एक्सटर्नल लेयर ऑफ सेल होती है उसको एक्टोडर्म कहते हैं। वो जिसमें सिर्फ दो सेल की लेयर होती है उनको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ये ऐसे एनिमल हैं जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें इस डायग्राम में, ये हाइड्रा बना हुआ है, इस डायग्राम में देखें ये जेलीफिश बनी हुई है। इसमें देखें आउटर को ब्लू कलर का और इनर को रेड कलर का बनाया गया है। इसमें दो सेल की लेयर है, एक ब्लू एक्टोडर्म और एक रेड एंडोडर्म। यहाँ पे जेलीफिश में भी देखें ब्लू एक्टोडर्म, अंदर वाली रेड एंडोडर्म। और इन सेल्स की लेयर्स को बड़ा करके दिखाया गया है, ये और ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ये एक्टोडर्म के सेल्स हैं, ये एंडोडर्म के सेल्स हैं। यहाँ पे सेल्स तो नहीं बनाए गए, अगर इनको हम सेल बनाते हैं इसमें लाइन 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 लगा दें तो सेल बन जाएंगे। इसमें भी जैसे कहते हैं ब्लू में लाइन 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 लगा दें तो ये सेल्स बन जाएंगे। और ये सेल्स को बड़ा करके देखें तो ये ऐसे होते हैं। और अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर भी ये डिप्लोब्लास्टिक पे दो सेल्स की लेयर, बाकायदा सेल्स की लेयर्स दिखाई गई हैं। ये आउटर बनाई गई है, देखिए यहाँ पे बाकायदा आपने बॉक्सेस देखें, ये एक्टोडर्म है आउटर लेयर, और ये जो बॉक्सेस अंदर के नजर आ रहे हैं एंडोडर्म है यानी इनर के सेल। और इस डायग्राम में फिर इनको अलग करके दिखाया गया है, एक्टोडर्म के सेल और एंडोडर्म के सेल। एक पिंक कलर के बनाए, एक को इन्होंने ग्रीन कलर का बनाया। इन दोनों के दरमियान आप देखें काली लकीर भी है जो मीजोग्लिया है। मीजो कहते हैं मिडल और ग्लिया कहते हैं ग्लू। जैसे आपको कहते हैं ग्लू क्या करती है, ग्लू से चीजें चिपकती हैं। तो इस तरीके से ये जी दोनों चिपकते सेल हैं। की लेयर आपस में चिपकी हुई होती हैं। एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो अलग अलग सेल्स की लेयर्स हैं, लेकिन ये आपस में चिपक जाती हैं। चिपक गई। तो यहाँ पर जो है वो दरअसल कहते हैं कि ऐसे सवालात पूछे जाते हैं जो बच्चों को उनके आंसर्स नहीं आते। आंसर इसलिए नहीं आते कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, अगर हो तो फिर आ जाते हैं समझ में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें मीजो यानी मिडिल ग्लिया होता है, कहते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म कंबाइन होती है एक नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर का मतलब होता है दरमियान में कोई सेल नहीं होते। ये जेलिटिनस होता है यानी जेली बनी होती है, और ये जेली रफान की जेली नहीं होती, ये जेली मीजोग्लिया की जेली है। इसको मीजो इसलिए कि मिडिल में होती है, ग्लिया किसके मिडिल में होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म की लेयर के दरमियान में होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं मीजोग्लिया। प्रैक्टिकल में तो नहीं, लेकिन एग्जाम में जब एप्टीट्यूड टेस्ट होता है तो वो दूसरे तरीके से सवाल पूछते हैं।
दूसरे तरीके से, यानी सादा सा सवाल होता है, पूछते मुश्किल तरीके से हैं। कहते हैं जैसे आपने देखा होगा प्याज की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। क्या प्याज की लेयर होती है? एक हटाएं दूसरी आती है, दूसरी हटाएं तीसरी, तीसरी हटाएं चौथी। बहुत सारी लेयर्स होती हैं या नहीं? होती है सर। सवाल ये पूछते हैं कि अगर ऐसी लेयर्स देखी जाएं तो बताएं निडेरियंस में कितनी होंगी। मुश्किल दो। सवाल है। दो। उसमें तो दो ही होंगी ना सिर्फ बस। दो होंगी। सिर्फ सिर्फ दो दो होंगी, हैं। एक एक्टोडर्म की, एक एंडोडर्म की। और इतना ड्रम की। आसान है कि अनियन में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, इसमें सिर्फ दो लेयर्स। और इस तरीके से देखें, ये जो है यहाँ पे, ये देखें, ये लेयर को उतार कर दिखाया जा रहा है, इसमें भी ऐसे ही है। दूसरा सवाल पूछते हैं कि देखें प्याज में तो ऐसे करें लेयर बार, ऐसे करें लेयर बार, क्या निडेरियंस में भी ऐसा हो सकता है? सीलेंट्रेट में भी ऐसा हो सकता है कि आप यूं एक लेयर को यूं खींचें, एक्टोडर्म बार, एंडोडर्म बार, नहीं। नो सर। हो जाएगा या नहीं? नो सर। नहीं होगा। क्यों? नहीं हो। इसलिए कि वो चिपके हुए हैं यहाँ पे, जो है ये बीच में चिपके हुए नहीं हैं, एक दूसरे में फिट हैं, लेकिन ये चिपके हुए नहीं हैं। और चिपके हुए होते हैं किससे? एक ग्लू से, दरमियान में, जिसको कहते हैं मीजोग्लिया। आपको पता है यही चीज तरह से रीजन में पूछते हैं। रीजन क्या पूछते हैं? रीजन रीजन। पूछते हैं कि दरअसल जो है ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म को क्या हम सेपरेट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। वो रीजन पूछते हैं व्हाई ectoderm and endoderm layer in coelenterate cannot be separated, अलग क्यों नहीं कर सकते? उसका सीधा सा आंसर यही है, because of the presence of non-cellular gelatinous layer between ecto and endoderm, which is known as mesoglea. Because of the presence of this mineral glue, they cannot be separated as in onion. जैसे अनियन में तो ये हो जाते हैं, इसमें नहीं होते। तीसरी बात ये कि इनमें ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, टिश्यू सिस्टम तो होता है। आपको पता है शायद ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यूज कहते हैं। अगर हमारे पास जी। एक हो तो हम उसे सेल कहते हैं, अगर वन हो तो सेल कहते हैं, अगर बहुत सारे हों तो हम उसे ग्रुप ऑफ सेल कहते हैं, टिश्यू। और ग्रुप ग्रुप ऑफ ऑफ सेल्स सेल्स। को ही हम टिश्यूज कहते हैं। तो दरअसल कहते हैं कि इसमें टिश्यू ग्रे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं इसमें ग्रुप ऑफ सेल्स यानी टिश्यूज तो होते हैं लेकिन ऑर्गन नहीं होते। हमारी तरह, जैसे आपको पता है कि टिश्यूज के ग्रुप को हम ऑर्गन कहते हैं। ये आपने कभी चैप्टर 1 में पढ़ा होगा। कौन से चैप्टर? चैप्टर 1। कि सेल के ग्रुप को जी सर। टिश्यू और टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन, ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन। सिस्टम, सिस्टम के ग्रुप सिस्टम। को ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये बात आपने 9th में ही पढ़ी होगी, और ये भी यहाँ पर भी। तो दरअसल कहते हैं इसमें टिश्यूज तो होते हैं लेकिन ऑर्गन नहीं होते। ऑर्गन का मतलब होता है देयर इज नो स्टमक, देयर इज नो हार्ट, देयर इज नो किडनी, देयर इज नो लिवर, देयर इज नो ब्रेन। सही है या नहीं? सही। सफदर से आसिफ ने कहा कि तुम्हें निडेरिया से सबक हासिल करना चाहिए। तो क्या, कैसे? निका, वो भी बगैर ब्रेन के जिंदा रहते हैं, तुम भी रह सकते हो। देयर इज नो ब्रेन इन देम, में ब्रेन ही नहीं होता। उन्हें ब्रेन नहीं होता तो उनमें और कौन से ऑर्गन होते हैं? सही है या नहीं? एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द ऑर्गन इज प्रेजेंट इन निडेरियन। आंसर लिखा होता है ए स्टमक, बी हार्ट, सी किडनी, डी नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? नन नन ऑफ ऑफ दिस। दिस। इसमें नन ऑफ दीज होता है, यानी इसमें होते ही नहीं है। ऑर्गन सिस्टम तो है ही नहीं, इसमें कोई भी ऑर्गन नहीं होते। सही है। अब हर ऑर्गन का नाम नहीं बताना होगा कि स्टूडेंट के सर आपने लंग्स को तो नहीं बताया था, लंग्स होते हैं या नहीं होते? वो भी नहीं होते। ऑर्गन तो सारे ही नहीं होते। इसके हाथ पैर भी नहीं होते जिस तरीके से आपको होता है, ये भी तो हमारे ऑर्गन है। हैंड है, फीट्स हैं, ये भी नहीं है। हेड भी नहीं है, ऐसे कहेंगे भाई ये हेड है, हेयर है, ये सारी नेल्स हैं। एक एक चीज के नाम तो नहीं बताएंगे, इसमें है ही, होते ही नहीं है ये सारी चीजें। ठीक बात है या नहीं? ठीक है। ये बातें बच्चों को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर यही है कि कैरेक्टर नंबर 3 है कि इसमें सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। निडेरियन शो टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टिश्यूज तो होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, बट लैक ट्रू ऑर्गन, लेकिन इनमें ऑर्गन्स नहीं होते। सही है या नहीं?
तो एग्जाम में क्या जी। करते हैं, जब शॉर्ट क्वेश्चन देते हैं तो क्वेश्चन ये दे देते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय देयर इज टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन निडेरियन बट देयर इज नो ऑर्गन, व्हाट डू द स्टेटमेंट मीन, यानी इस जुमले का क्या मतलब है। इसमें टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है लेकिन ऑर्गन नहीं होते, इसका क्या मतलब हुआ। तो सिंपल ये है कि यानी कि इसमें ग्रुप ऑफ सेल यानी टिश्यूज तो होते हैं लेकिन ऑर्गन नहीं होते। सही है या नहीं। ऑर्गन के नाम बताना चाहे तो जैसे मैंने बताए हैं कि ऑर्गन के नाम, ये जो देखें, ये जो आपको ये नजर आते हैं ना, ये नोट्स है, ये तो हमें लिखने हैं नोट्स। और ये जो ऑर्गन के नाम है ये बताना कोई जरूरी तो नहीं है, एक एक कब नाम बताएं कि इसमें किडनी होता है, इसमें ऑर्गन नहीं होते और ये सारे नहीं होते। ठीक है या नहीं। क्या इनकी बॉडी के अंदर कोई कैविटी होती है, इनकी बॉडी कैविटी को सीलेंट्रॉन कहते हैं। बॉडी स्पेस जैसे हमारी जो होती है उसको सीलोम कहते हैं, इनकी को कहते हैं सीलेंट्रॉन। ये एक सेंट्रल बॉडी कैविटी होती है जो ओपन होती है एक ओपनिंग के जरिए, और उस ओपनिंग को माउथ कहते हैं, और इसमें एनस नहीं होता। ये दरअसल कहते हैं एक ही ओपनिंग है जो बोथ के तौर पर एक्ट करती है। बोथ का मतलब है दोनों, यानी फूड इसी से अंदर आता है, यानी इंजेक्शन होती है माउथ के जरिए, और अंडर फूड मैटर यहीं से बाहर आता है। एनस का काम भी यही करता है, यानी इजेशन भी इससे होती है। क्या हमने ये कोई टर्म पढ़ी थी, इंजेशन और इजेशन। इन आई से लिखा जाता है यस, और ई से ई लिखा से जाता है। लिखा जाता है। इंजेक्शन का मतलब फूड अंदर भी से आता है और बाहर भी। एग्जाम में ऐसे ही होता है कि एग्जाम में लिखते हैं कि विच इज द ओपनिंग इन हाइड्रा फॉर इंजेक्शन एंड इजेक्शन। तो बच्चे कहते हैं सर ये तो बुक में नहीं लिखा हुआ, हमें क्या पता। मैंने कहा ये बात आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ी है कि इसमें सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो ये बहुत गलत बात है। सही बात है। मलिक आतिफ को जो है वो स्क्रीन पर बैठकर जमाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, और ऐसे कि सब देख रहे हो, एवरीबडी इज लुकिंग एट यू। तो बात ये हो रही थी कि इनकी अंदर दरमियान में एक बॉडी कैविटी है जिसको सीलेंट्रॉन कहते हैं। ये दरमियान की स्पेस है, अंदर से खोखले होते हैं। जैसे मुहावरे में कहा जाता है कुछ लोगों के दिमाग खोखले होते हैं। दिमाग खोखले होने का मतलब होता है इसमें कुछ भी नहीं होता, यानी ब्रेन नहीं होता। तो क्या इनमें भी ऐसे ही है, तो ये भी अंदर से खोखले हैं। और ये खोखले क्या है, एक कैविटी है। इस कैविटी का नाम क्या है, सीलेंट्रॉन है। इसी कैविटी की वजह से इसको सीलेंट्रेट कहते हैं। एग्जाम में रीजन आता है, स्टेट रीजन व्हाई द कैविटी इन हाइड्रा इज नोन एज सीलेंट्रॉन। इसे सीलेंट्रॉन क्यों कहते हैं। बच्चे आंसर लिखते हैं बिकॉज द नेम ऑफ दिस कैविटी इज सीलेंट्रॉन, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज सीलेंट्रॉन। फिर कहते हैं सर आपने नंबर क्यों नहीं दिए। भाई ये जवाब सही है। कहते हैं सर ये कैविटी का नाम ये नहीं है तो कैविटी के नाम की वजह से इसको सीलेंट्रॉन थोड़ी कहते हैं। इस कैविटी का नाम सीलेंट्रॉन क्यों रखा गया है, कहते हैं फाइलम का नाम है। फाइलम का नाम इस कैविटी की वजह से रखा गया। तो एक ही तो बात हुई ना, ये फाइलम। भाई एक ही बात नहीं हुई, दो अलग अलग बातें हैं कि इस नाम में क्या राज है कि इसमें सील और एंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सील और एंट, इसका मतलब है ये इनकी बॉडी यानी सीलोम है, और यही इनका एट यानी कट भी है, इसलिए इसको कहते हैं सीलेंट्रॉन। एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाई सीलेंट्रॉन इज हाइड्रा इज आल्सो नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। व्हाई, स्टेट रीजन व्हाई सीलेंट्रॉन इन हाइड्रा इज नोन एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। कि जो सीलेंट्रॉन होती है वो हाइड्रा में जो है उसका नाम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्यों है। ये गैस्ट्रो इसलिए कि इसका गैस्ट्रो का मतलब होता है ये इसका स्टमक है, और वेस्क्युलर का मतलब होता है। क्या आप मुझे वेस्कुलर का मतलब बता सकते हैं। इसलिए कि आपने पढ़ा होगा प्लांट में वेस्कुलर बंडल होते हैं। क्या होते हैं, अखबारों के बंडल और वेस्कुलर बंडल। तो जिसमें मसल्स होते हैं। जिनमें मसल्स होते हैं। सर सर क्या वेसल्स होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। माय गॉड, जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहा हूं मैं। प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम को वेस्कुलर बंडल कहते हैं। क्यों। क्योंकि सर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और वाटर उन्हीं से होता है। वो तो ठीक है, वेस्कुलर क्यों कहते हैं, वेस्कुलर का क्या मतलब है।
देखिए होलो यहाँ होते पे, हैं, खाली होते हैं, खोखले। अरे भाई वेस्कुलर का मतलब होता है वेसल, वेस्कुलर का मतलब होता है वेसल, और वेसल का मतलब होता है ट्यूब। वेस्कुलर का मतलब होता है वेसल, और वेसल का मतलब होता है ट्यूब। ये ट्यूब जैसे होते हैं, जाइलम और फ्लोएम की ट्यूब्स होती हैं, इसलिए इनको कहते हैं जाइलम। जालिम की वजह से नहीं कहते, जाइलम एंड फ्लोएम ट्यूब्स होती हैं, इसलिए हम कहते हैं। हमारे जो बॉडी है चैप्टर 14, उसमें भी कहते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसका मतलब होता है ब्लड होता है और ब्लड की ट्यूब्स होती हैं, और उन ट्यूब्स को आर्टरीज, वेन्स, ये कैपिलरीज कहते हैं। सही है या नहीं? सही। वेस्कुलर का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेस्कुलर है, गैस्ट्रोवेस्कुलर। गैस्ट्रो इसलिए कि इसका स्टमक है, ये स्टमक इसलिए कि इसमें डाइजेशन यहीं पर होगी, और वेस्कुलर इसलिए कि ये बिल्कुल ट्यूब जैसी है, ट्यूब जैसी, इसलिए कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। सही है या नहीं? हर लफ्ज जो होता है उसका कोई ना कोई वजह होती है वो नाम रखने की, और अगर किसी बच्चे को वजह समझ आ जाए, चीज आसान हो जाती है। आपको पता है कि इसके अंदर एक ब्लू एरो और एक रेड, पिंक एरो क्या शो कर रहा है? एक तो ये एक रेड कलर की कोई चीज है, ये क्या चीज है? इसके अंदर जो सही है, रेड कलर टेंटिकल। की चीज है उसको टेंटिकल कहते हैं, टेंटिकल। और टेंटेकल। इसे टेंटिकल इसलिए कहते हैं कि दिस इज सेंसिटिव टू टच, कोई चीज टच करे ना, ये सेंसिटिव टू टच होती है, इसलिए इसको कहते हैं टेंटिकल। अब दरअसल कहते हैं कि इसमें एक एरो ब्लू है और एक एरो पिंक है, वो क्या शो कर रहा है? ब्लू ये शो कर रहा है कि फूड ब्लू जा एरो फूड रहा है जा रहा है। इसी से, और पिंक ये शो कर रहा है आ रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड मैटर बाहर आ रहा है, इन एंड आउट। ये इस छोटी सी ओपनिंग से, जिसका नाम माउथ है। सही है? सही। सही है या नहीं? तो यही एग्जाम में हाइड्रा की डायग्राम आती है लेबल करने के लिए कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये रेड कलर की क्या चीज है, ये कैविटी क्या है। अगर इसमें देखें यहाँ पे एक ग्रीन कलर की लेयर बनी हुई है, और यहाँ पे दे दिया जाए क्वेश्चन मार्क कि ये क्या चीज है, एक अंदर है देखें, ये इससे क्वेश्चन मार्क दे दें, ये क्या चीज है। अगर मैं इस पे लिखूं कि दिस इज एक्स, और इस पे लिख दूं कि दिस इज वाई, तो आप ये बता सकते हैं व्हाट इज वाई इन हाइड्रा? एंडोडर्म। एंडोडर्म है। एक्टोडर्म। और एक्स क्या है? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म है। इसीलिए कहते हैं कि रटाफिकेशन नो क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। सिर्फ आपको रटा हुआ नहीं होना चाहिए कि भाई ये क्या है, आपको समझा हुआ भी होना चाहिए। अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूडिमेंट्री? रूडिमेंट्री का मतलब है इब्तिदाई शक्ल की, विच इज नॉट प्रॉपरली फॉर्म, जो अच्छी तरह ना बनी हो, इमेच्योर भी जिसे कहते हैं। ठीक है या नहीं? वैसे सही। रूडिमेंट्री का नाम कहाँ से आ गया एकदम से जंप करके? नहीं सर, आगे बुक चलें। में लिखा हुआ था। बॉडी थैंक यू। सिस्टम, बॉडी सिस्टम के लिहाज से ये बहुत ही गरीब होते हैं। कौन बहुत गरीब होते हैं? निडेरियंस। इस लिहाज से कि इसमें नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, नो सर्कुलेटरी सिस्टम, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी नहीं होता, सर्कुलेटरी ऑर्गन हार्ट और ब्लड वेसल नहीं होते, रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स और गिल्स नहीं होते। इसका ये मतलब है या नहीं? सर यही। आपने कहा कि इसमें ऑर्गन नहीं होते लेकिन स्टमक तो होता है। सर तौबा तौबा, ये स्टमक नहीं है, ये स्टमक के तौर पर एक्ट कर रहा है। ऐसे ही ये तुमने ये बात की है, जैसे मैंने ये कहा कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, क्या ये कोई ट्यूब है? ये ट्यूब जैसी है, ये ट्यूब नहीं है। ट्यूब होती तो इतनी नैरो होती, इतनी सी, ऐसी ऐसी नहीं होती। बहुत तंग सी होती। तो ये यस ट्यूब सर। जैसी है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ ट्यूब। सही या नहीं? सही। जैसे हम टेंटिकल को इसलिए कहते हैं दे आर सेंसिटिव टू टच, किसको टच करते हैं? असल में इन्हीं टेंटिकल से इन्हें पता चलता है कि कोई चीज हमें खानी है या नहीं खानी, शिकार करना है उसका या नहीं करना। और ये उसकी उंगलियों के तौर पे यूं करके, जैसे आपको देखें ऐसे करके यूं मुंह में डाल देते हैं, टेंटिकल से यूं पकड़ते हैं, यूं मुंह में डाल देते हैं।
जब फूड आता है तब। सही या नहीं? ऐसा नहीं है कि इसमें फूड के लिए माउथ तो है लेकिन बाकी सब इंटेस्टाइन स्टमक वगैरह तो कुछ भी नहीं है। इस लिहाज से हम कहते हैं कि ये बड़े गरीब हैं, बस कुछ नहीं है। ये तो अल्लाह ने देखें अपनी कुदरत दिखाई है कि कुछ ना होते हुए भी ये सारा कुछ इनमें हो रहा है। ठीक है या नहीं? सही। कहते हैं कि इनमें नो ब्रेन, इनमें कोई दिमाग नहीं होता, नो नर्वस सिस्टम नहीं होता, न्यूरॉन नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ नर्व नेट होते हैं। क्या होते हैं? नर्व नेट। नेट किसको कहते हैं? नेट जाल को कहते हैं। न्यूरॉन्स होते हैं वो ब्रेन के सेल्स को कहते हैं, शायद आपने कभी पढ़ा हो। न्यूरॉन्स ब्रेन के सेल को कहते हैं। ये क्लास 9th में बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में Yes, sir. आकर वो भूल जाते हैं कि न्यूरॉन क्या होते हैं। तो दोबारा उनको याद दिलाते हैं कि नर्व नेट होता है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से टूवर्ड्स द नर्वस सिस्टम, कि इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह तो नहीं होते, लेकिन न्यूरॉन्स होते हैं और उनका पूरा जाल बना हुआ होता है, इसे नर्व नेट कहते हैं। लेकिन ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन, ये तीसरा न्यूरॉन, ये चौथा न्यूरॉन, पांचवा न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, आपस में उनका जाल बना हुआ है। कोई दिमाग वगैरह नहीं होता, ना कोई स्पाइनल कॉर्ड होता है इनमें। और ये कौन है? ये हाइड्रा है। हाइड्रा कौन है? एक निडेरियन है। तो इनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता लेकिन नर्व नेट होते हैं। नर्वस सिस्टम नहीं होता यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो नहीं होते, लेकिन नर्व, न्यूरॉन्स और नर्व का नेट होता है। राइट और नोट? Yes, आगे sir. चलते हैं। अगर हम इसे कैरी ऑन करें तो फिर आगे क्या है? प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। कहते हैं कि रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन वो एक प्रोसेस से होती है जिसको डिफ्यूजन कहते हैं। रेस्पिरेशन यानी सांस लेना। तो सर कहते हैं कि सांस लेने में क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन के अंदर जाने और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बाहर आने को ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं। जो अनवांटेड प्रोडक्ट होते हैं, जिस तरीके से इंसान में यूरिन होता है, तो इसमें यूरिन के लिए किडनी वगैरह तो कुछ भी नहीं है, तो जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो पानी में आ जाता है। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है क्या इनका? NH3 है। ये NH3 क्या होता है? अगर आपको केमिस्ट्री आती हो तो आपको पता होगा कि NH3 क्या है। अमोनिया सर। अमोनिया है। तो अमोनिया सर ये समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया भाई? सर आपकी बुक में, मेरी बुक में, माई बुक में MCQ है कि लिग्यूमिनस फैमिली इज यूज फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर ऐसे सवालात अभी ना पूछें वरना इसमें भी आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। पूछ लें बाद में। अभी देखिए हम फैमिली तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो फैमिली में पूछ लीजिएगा, और इसके बाद भी वैसे मैं आपको टाइम दूंगा, उसमें आप पूछ लीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन को लिख लिया करें ताकि आप भूलें नहीं। सही है या नहीं? तो ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। कैसे? सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन के जरिए। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भाई गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है हाइड्रा में, गैसेस एक्सचेंज का मतलब होता है ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना। इसी को एक्सचेंज कहते हैं, यानी तबादला होता है दोनों गैसों का, और इसी को हम कहते हैं क्या? गैसेस एक्सचेंज यानी रेस्पिरेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी के अंदर बनती है, वो बाहर आ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर बनती है, बाहर आ जाती है। ऑक्सीजन बाहर होती है, अंदर चली जाती है। ये बाहर क्या है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, क्या है बाहर? व्हाट इज आउटसाइड? जी, वाटर। वाटर। वाटर है। Lower वाटर। concentration. तो क्या वाटर में ऑक्सीजन होती है या नहीं होती? Yes, sir. होती है, इसलिए, वरना अगर नहीं होती तो मछलियां कैसे जिंदा रहती? मछलियां भी तो दरअसल ऑक्सीजन पानी से ही ले रही होती हैं। राइट या नहीं? तो इस तरीके से ऑक्सीजन जो होती है वो अंदर चली जाती है। एक प्रोसेस होता है जिससे ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड शराफत से बाहर आ जाती है। प्रोसेस का नाम डिफ्यूजन है। अब कौन बच्चा मुझे डिफ्यूजन बताएगा? इसलिए कि हम ये चैप्टर में डिफ्यूजन नहीं पढ़ रहा है। डिफ्यूजन हमारी बुक में 2 चैप्टर में है। चैप्टर का नाम है 4, बॉटनी का है वो भी, 14 वो भी बॉटनी का। दोनों जगह
डिफ्यूजन है, zoology में The नहीं। diffusion movement of of molecule molecule from higher concentration to lower concentration. सही। तो मुझे फिर डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में फर्क बता दें। सर सर वो ऑस्मोसिस lower में से वाटर होता है, वो मॉलिक्यूल से higher आते से हैं। lower होता है। तो जी? ऑस्मोसिस में सेलेक्टिवली परमेबल में मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। जी, ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन की भी जरूरत होती है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, बस इतना सा फर्क है। सही। मुझे ये बताइए कि देखिए यहाँ पर भी दो लेयर देखें, एक ब्लू कलर की और एक पिंक कलर की बनी हुई है। क्या ये दो लेयर हैं? किस चीज की लेयर्स हैं? सेल की। किस चीज की लेयर्स हैं? सेल की। अगर ये सेल की लेयर हैं तो क्या इसमें सेल मेम्ब्रेन होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो इसी के क्रॉस तो ऑक्सीजन जा रही है, तो मेम्ब्रेन तो आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड भी सेल से जा रही है, मेम्ब्रेन तो यहाँ पर भी आ रही है। आपकी डेफिनेशन फेल हो गई। क्या सर दोबारा बोलिए, समझ नहीं आई। अरे भाई, ये एक्टोडर्म से किस चीज की बनी है? प्लास्टिक की या लोहे की? सेल हैं, और सेल की जो आउटर कवरिंग होती है वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। तो यस सर। सेमी परमेबल लेकिन बनी। सर जी जी। यहाँ पे तो माउथ के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रहा है ना। माउथ पे तो आपने बोला था छोटा सा सुराख होता है, वहां मेम्ब्रेन नहीं होती। अरे, सिर्फ यहाँ तो नहीं हो रहा, ये भी तो हो रहा है ना, यहाँ से भी तो हो रहा है। ये क्या, व्हाट इज दिस? ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। आपको पता है यहाँ पे सेल की दो लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। पहले यहाँ पे एक्टोडर्म के भी सेल हैं और एंडोडर्म के भी सेल हैं। तो इन सेलों से गुजर कर ही तो जा रही है ऑक्सीजन, और इन्हीं सेलों से गुजर कर ही तो आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर ये अगर सेल ऑस्मोसिस है, होगा। अगर सेल है तो सेल के पर कवर भी होता है, उसको ही हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। जी सही है या नहीं? तो आपकी सही डेफिनेशन तो फेल हो गई कि जिसमें सेल मेम्ब्रेन भी आ गई। लेकिन सर जी? फिर ये ऑस्मोसिस होगा। डिफ्यूजन की या ऑस्मोसिस की? जो आपने बताई, मैंने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में फर्क पूछा था, तो आपने ये फरमाया कि सेल मेम्ब्रेन का फर्क होता है। तो नहीं मेम्ब्रेन सर, का फर्क तो हमने सर खत्म कर उल्टे दिया होते हैं दोनों। है। सर सर उल्टे वो होते हैं। लोअर से हायर होते जी हैं नहीं, ना उल्टे नहीं ऑस्मोसिस। होते हैं, होता है हमेशा सेम है, हमेशा हाई से लो की तरफ जाएगा। ऑक्सीजन जो होती है वो पानी में ज्यादा